Hello, guys. Very good evening. So, this topic is about environment conservation. तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग को मालूम ही है एनवायरनमेंट इज़ अ वेरी एक्सटेंसिव टॉपिक एंड आजकल आई मीन रिसेंटली इन्वायरमेंट को किस तरह से कंजर्व कर सकते हैं इस पे हमारा जो मैनेजमेंट है जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है. So, today we'll be talking about preservation of Western and Eastern Ghats. This is an initiative to environment and conservation. तो इसमें देखते हैं क्या है. Preserving Western and Eastern Ghats. 6 states have expressed desire to expedite early notification of ecologically sensitive area of Western Ghats. These 6 states include Kerala, Karnataka, Goa, Maharashtra, Gujarat and Tamil Nadu. मतलब इन 6 स्टेट्स ने एक अपना कंसर्न एक्सप्रेस किया है कि अर्ली नोटिफिकेशन ऑफ इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया वेस्टर्न घाट्स के जो है वो नोटिफिकेशन हम लोग को दे दिया जाए. ऐसा क्यों किया है ये आगे देखेंगे. बैकग्राउंड, थोड़ा बैकग्राउंड में जाते हैं. द गवर्नमेंट हैड कंस्टिट्यूटेड अ हाई लेवल वर्किंग ग्रुप अंडर द chairmanship of Dr. Kasturi Rangan to conserve and protect the biodiversity of Western Ghats while allowing for sustainable and inclusive development of the region. Okay, so अब यहाँ पे थोड़ा सा क्लॉज है, आप अगर ध्यान से पढ़ें कि एक हाई लेवल कमेटी, एक वर्किंग ग्रुप बनाया गया था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर कस्तूरी रंगन टू कंजर्व एंड प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न घाट्स वाइल अलाउइंग फॉर सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट. मतलब कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ उसमें करना चाह रहे हैं ये लोग कि वो प्रिजर्व भी हो और उसमें कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ की जाएं जिससे वो रीजन डेवलप हो, मतलब हमारी बायोडाइवर्सिटी, हमारा इन्वायरमेंट बढ़े. एज यू नो इट इज़ डिप्लीटिंग. सो येस, वी नीड टू डेवलप एंड वी नीड टू प्रिजर्व. ये दोनों काम हमें एक साथ करना है. The committee had recommended that identified geographical areas falling in the 6 states of Kerala, Karnataka, Goa, Maharashtra, Gujarat, and Tamil Nadu may be declared as ecologically sensitive areas. तो कमेटी ने रिकमेंड किया कि कोई तो आइडेंटिफाइड जोग्राफिकल एरियाज हैं वहाँ पे विच वील डिस्कस इन 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 द कमिंग टाइम. केरला, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु, इन स्टेट्स में कुछ ऐसे एरियाज हैं, आइडेंटिफाइड जोग्राफिकल एरियाज हैं जो कि इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज डिक्लेयर किए जा सकते हैं. सो लेट्स सी. तो जैसा कि अभी आपको मैप में दिखा देते हैं, ये हैं हमारे वेस्टर्न घाट्स एंड दीज आर ईस्टर्न घाट्स. ओके, तो ये जस्ट टू गिव यू एन ओवरव्यू कि हम किस बारे में, किस एरिया में बात कर रहे हैं. ओके, नाउ व्हाट आर इको सेंसिटिव, इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज क्या होते हैं. They are located within 10 kilometers around the protected areas, national parks and wildlife sanctuaries. मतलब 10 किलोमीटर अराउंड प्रोटेक्टेड एरियाज, नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो वहाँ पे हैं उनके आसपास का 10 किलोमीटर का एरिया दैट कैन बी declared as eco-sensitive areas. ESAs are notified by Ministry of Environment, Forest and Climate Change MOEF अंडर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986. तो ये जो डिक्लेरेशन होगा दैट विल बी डन अंडर, ये किसके अंडर होगा, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज अंडर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986. दिस मिनिस्ट्री कम्स अंडर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और यही मिनिस्ट्री जो है वो आपको ESAs का नोटिफिकेशन देगी. Eco-sensitive areas continued. The basic aim is to regulate certain activities around national park and wildlife sanctuaries so as to minimize the negative impacts of such activities on the fragile ecosystem encompassing the protected areas. मतलब इसका एम बेसिकली ये है कि उस एरिया में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करना और मिनिमाइज करना जिनके नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहे हैं, जिन एक्टिविटीज़ के नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहे हैं उनको रेगुलेट और मिनिमाइज करना, जिससे हम अपने इन्वायरमेंट को और फ्रेजाइल इकोसिस्टम को प्रिजर्व कर पाएँ. फ्रेजाइल मतलब वीक. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिक्लेयरिंग एरियाज एज ESA to manage and regulate the activities around these areas with the intention of creating some kinds of shock absorbers. Shock absorbers मतलब whatever negative impacts are coming, at least they won't harm the area that much. इतना harm नहीं हो कुछ भी negative activities से. Okay.
to provide for a transition zone between the highly protected and relatively less protected areas. एक transition zone बने जो बहुत ज़्यादा protected areas हैं उनके और जो कम protected areas हैं उनके बीच में. To give effect to Section 32(5) of Environment Protection Act 1986, which restricts, please concentrate, Section 325 of Environment Protection Act 1986, which restricts the operation of industries or processes to be carried out in certain areas or to maintain certain safeguards to operate industries. So this section it restricts the operation of industries in this area जिसकी वजह से negative impacts होते हैं. तो this comes under Environment Protection Act 1986. तो ये वेस्टर्न घाट्स हैं, इसके आप देख सकते हैं जो कस्तूरी रंगन पैनल है उन्होंने रिकमेंड किया है 59,940 square kilometer in 6 states, 13,108 square kilometers in Kerala in 123 villages. Kerala stands limit ESA to 9,993 square kilometer. Alright, so exemption is of 3,115 square kilometer. This can be called as a transition zone. Okay, so these are the ecologically sensitive areas recommended by Kasturi Rangan panel as it is written here. These are the eastern घाट्स. इसमें भी आपको कुछ एरिया है जिसको कस्तूरी रंगन पैनल ने डिवाइज किया है एज इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज. गाडगिल कमेटी से स्टार्ट करते हैं अब. व्हाट डिड गाडगिल कमेटी डू? इट डिफाइंड द बाउंड्रीज ऑफ वेस्टर्न घाट्स फॉर द पर्पसेस ऑफ इकोलॉजिकल मैनेजमेंट. It proposed that this entire area be designated as ecologically sensitive area. तो आपको अब थोड़ा समझ में आ रहा होगा गाडगिल कमेटी ने क्या किया था. जो वेस्टर्न घाट्स का पूरा एरिया था उसको पूरे को ESA बोल दिया, इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया बोल दिया था. विद इन दिस एरिया स्मॉलर रीजन्स वर टू बी आइडेंटिफाइड एज इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन्स 1, 2 और 3 बेस्ड ऑन देयर एग्जिस्टिंग कंडीशन एंड नेचर ऑफ थ्रेट. मतलब पहले उन्होंने पूरे वेस्टर्न घाट्स को बाउंड्री कर दिया, उसके बाद पूरे एरिया को ESA डिक्लेयर किया और ESA के अंदर 3 जोन बना दिए गए, इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन 1, जोन 2 एंड जोन 3, जो कि उनके एग्जिस्टिंग कंडीशन पे बेस्ड था एंड नेचर ऑफ थ्रेट पे बेस्ड था. It proposed to divide the area into about 2,200 grids, of which 75% would fall under ESZ1 or 2 or under already existing protected areas such as wildlife sanctuaries or natural parks. So what they did, they divided it into grids और 75% जो एरिया था वो ESZ1 में फॉल या 1 या 2 में फॉल कर रहा था और बाकी जो एग्जिस्टिंग एरिया था वो प्रोटेक्टेड एरिया उसका था, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क्स का. The committee proposed a Western Ghats and Ecology Authority to regulate these activities in the area. Okay. Western Ghats Ecology Authority एक बनाई थी तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि they will regulate the activities in these area. These are certain points of Gadgil committee. If you want, you can read them. I will read out. Gadgil committee had eminent ecologists and their report too reflected that the report was labeled favorable to environment and environmentalist and not development. वेस्टर्न घाट्स इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल, जो कि हमने अभी अथॉरिटी की बात करी थी, वही उसी का एक्सपर्ट पैनल, डेजिग्नेटेड द एंटायर हिल रेंज एज इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया, जो हमने आपको फर्स्ट पॉइंट में बताया. द पैनल इन इट्स रिपोर्ट हैज़ क्लासिफाइड द 142 तालुक्स इन वेस्टर्न घाट्स बाउंड्री इनटू इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन 1, 2 and 3. ESZ1 being of high priority, almost all development activities, mining, thermal power plants, etc. were restricted in it. ESZ1 में सारे माइनिंग, थर्मल पावर प्लांट्स एक्सेट्रा इंडस्ट्रीज वगैरह सब रिस्ट्रिक्टेड थे. Gadgil report recommended that no new dams based on large-scale storage be permitted in ecologically sensitive zone 1. डैम्स नहीं बन सकते थे लार्ज स्केल स्टोरेज के लिए, वो इस ESZ1 में नहीं बन सकते. Since both the Athirapalli of Kerala and Gundia of Karnataka hydel project site fall in ecologically sensitive zone 1, these projects should not be accorded environmental clearance, it said. तो क्योंकि ये ESZ1 में थे दोनों प्रोजेक्ट्स, इसलिए इनको इन्वायरमेंटल क्लियरेंस नहीं मिलनी थी, ये गाडगिल कमेटी ने बोला था. Gadgil committee report specifies that the present system of governance of the environment should be changed.
It asked for bottom to top approach right from Gram Sabhas rather than a top to bottom approach. It also asked for decentralization and more powers to local authorities. मतलब in order to regulate these activities, गैडगिल कमेटी ने ये कहा था कि जो लोएस्ट सेक्शन ऑफ मैनेजमेंट है दैट इज़ ग्राम सभा, वहाँ से चीज़ें स्टार्ट होनी चाहिए मैनेज होना, एंड इट शुड गो टिल द top level management. The commission recommended constitution of Western Ghats Ecology Authority as a statutory authority under the Ministry of Environment and Forest with a power under Section 3 of Environmental Protection Act 1986. So this authority was constituted on recommendation of Gadgil Committee. Now, अब next step में आया setting up of Kasturi Rangan Committee. Why was Kasturi Rangan Committee set up? None of the 6 concerned states agreed with the recommendation of Gadgil Committee, which submitted its report in August 2011. 2011 में Gadgil Committee ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की जिससे कि वो जो 6 स्टेट्स थे हमारे वो अग्री नहीं कर रहे थे. In August 2012, then Environment Minister constituted a high-level working group on Western Ghats under Kasturi Rangan to examine the Gadgil Committee report in a holistic and multidisciplinary fashion in the light of responses received from states, central ministries and others. 2012 में जो रिकमेंडेशन का रिपोर्ट आया था गाडगिल कमेटी से, उसको एक हाई लेवल वर्किंग ग्रुप जिसको कि डॉक्टर कस्तूरी रंगन हेड कर रहे थे, चेयर कर रहे थे, वो मल्टी डिसिप्लिनरी फैशन में उसको इवेल्युएट करते और स्टेट्स और सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़ के रिस्पॉन्सेस को ध्यान में रखते हुए उसको आगे एनालाइज करते. The Kasturi Rangan report seeks to bring just 37% of the Western Ghats under ecologically sensitive area zones, down from the 64% suggested by Gadgil report. So this was the amendment which was made in the suggestion. कस्तूरी रंगन ने रिकमेंड किया कि 37% जो वेस्टर्न घाट्स का एरिया है वो ही ईएसए में आना चाहिए. 64% जो गाडगिल कमेटी ने रिकमेंड किया था उस उतने को नहीं आना चाहिए. रिकमेंडेशंस ऑफ कस्तूरी रंगन: बैन ऑन माइनिंग, वेरिंग एंड सैंड माइनिंग, no new thermal power projects but hydro power projects allowed with restriction. thermal power projects नहीं लगेंगे, hydro power projects लग सकते हैं with some restrictions. a ban on new polluting industries पे ban रहेगा. building and construction projects up to 20,000 square meter was to be allowed but township were to be banned. buildings बनेंगी, construction projects बनेंगे 20,000 square meters तक, लेकिन townships ban हो गई थी. Forest diversion could be allowed with extra safeguards. These are the points of Kasturi Rangan Committee recommendation. Instead of total area of Western Ghats, only 37%, as we discussed earlier, have been brought under ESA. Complete ban on mining, quarrying, sand mining in ESA. Distinguish between cultural, 58% occupied in Western Ghats like human settlements, agricultural fields and plantation, and natural landscape. 90% of it should come under ESA according to committee. Current mining areas in ESA should be phased out within the next 5 years or at the time of expiry of the mining lease, whichever is earlier. मतलब जो ongoing projects हैं they should be phased out by in the next 5 year, और जो लीज है वो जब कब तक एक्सपायर नहीं हो रही है, जो भी जल्दी हो जाए. नो थर्मल पावर टू बी अलाउड एंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स कैन बी अलाउड ओनली आफ्टर डिटेल स्टडी कि वो कोई हार्म तो नहीं पहुंचा रहे हैं. Red industries that are highly polluting be strictly banned in these areas. Kasturi Rangan report on Western Ghats has made several pro-farmer recommendations, including the exclusion of inhabited regions and plantations from purview of ecologically sensitive areas. The Kasturi Rangan report had said 123 villages fall under ESA purview. Okay, so now next is importance of Western Ghats. According to UNESCO, the Western Ghats are older than Himalayas. Himalayas से भी पुराने हैं. They influence Indian monsoon weather patterns by intercepting the rain-laden monsoon winds that sweep in form of southwest during late summer. वेस्टर्न घाट्स हमारे मानसून को बहुत इफेक्ट करते हैं. अगर आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, जो विंड्स आते हैं वो उधर से होते हुए आते हैं एंड दे दिस इज़ द रीज़न वहाँ पे सबसे ज़्यादा बरसात होती. Importance of Eastern Ghats. The Eastern Ghats run from northern Odisha through Andhra Pradesh to Tamil Nadu in the south, passing some parts of Karnataka. They are eroded and cut through by 4 major rivers of peninsular India:
गोदावरी, महानदी, कृष्णा एंड कावेरी। ये चारों रिवर्स उन वेस्ट ईस्टर्न घाट्स को इरोड भी करती हैं और कट भी करती हुई जाती हैं, एंड दे आर द मेजर रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। थैंक यू गाइज। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़, और इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल बाय क्लिकिंग द बेल आइकॉन एंड स्टे अपडेटेड फॉर मोर सच वीडियोज़ इन फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच।